मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल हुए हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इसमें सीएम धामी उत्तराखंड में किए जा रहे विकास कार्यों का लेखा जोखा रखेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद हैं, नीति आयोग की बैठक में मौजूद हैं और आज उत्तराखंड के विकास कार्यों का लेखा जोखा जो भी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखेंगे। 2027 तक भारत की जो तस्वीर होनी चाहिए, इनमें राज्यों की क्या अहम भूमिका है उस पर निर्भर करेगा। और इसी सिलसिले में बातचीत के लिए और जानने के लिए कि राज्यों की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से क्या किया जा रहा है, इस बारे में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, पुष्कर सिंह धामी भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, नीति आयोग की बैठक में मौजूद है और उत्तराखंड के लिए भी एक ही मेन मुद्दा है, वो है विकास का मुद्दा। और योजनाओं को लेकर तमाम जो जानकारियां हैं वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। कुछ अहम पॉइंट्स आप बता सकते हैं, कौन सी चीजों पर फोकस होगा? देखिए, नीति आयोग की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है 2047 यानी आजादी के जब 100 साल पूरे हों तो भारत विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा होना चाहिए। तो उसी को लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। खुद जब कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो विकास जो जिस तरह से प्रदेश में विकास की योजनाएं चल रही हैं उसका लेखा जोखा प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। किस तरह से चारधाम जो रास्ता है उसको किस तरह से तैयार किया जा रहा है, बद्रीनाथ का जो पूरा जो एक कॉरिडोर है उसको कैसे तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा चूंकि उत्तराखंड जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसमें सब तरह के टूरिस्ट लोग आते हैं, चाहे वो धार्मिक पर्यटन की बात हो या लोग घूमने फिरने की बात हो। कई सारे लोग वहां घूमने फिरने आते हैं, सब तरह के का आनंद उठाने आते हैं। तो ऐसे में प्रदेश का विकास किस तरह से हो उसका एक पूरी योजना जो है वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने पेश कर रहे हैं। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड जो है वो अन्य राज्यों से उसका अलग एक तरीके का भौगोलिक स्थान है। चूंकि पहाड़ी राज्य है, ऐसे में अन्य राज्यों की तरह से जो नियम बनाए जाते हैं वो उत्तराखंड पर लागू नहीं होने चाहिए, उसमें थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गांव में आप जाते हैं तो आबादी का घनत्व तो ज्यादा होता है, जबकि उत्तराखंड में क्या होता है कि पहाड़ी गांव में जो लोग बहुत कम होते हैं और जो घर भी जो होते हैं वो दूरी दूरी पर होते हैं। तो जो विकास की योजनाएं जो तैयार होती हैं उसमें जो नियम बनाए जाते हैं पूरे देश भर के तमाम राज्यों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छूट और राहत उत्तराखंड की सरकार को मिलनी चाहिए, जिससे कि उत्तराखंड के गांव का भी विकास हो सके। क्योंकि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया, जो सीमा के आखिरी छोर पर टिके हुए गांव हैं उनका विकास हो, वहां तक विकास पहुंचे, वहां के लोगों को रोजगार मिले, तमाम तरह की सुविधाएं मिले, तो उनमें तमाम तरह की छूट उत्तराखंड सरकार चाहती है। उसको लेकर अपनी बात प्रधानमंत्री के सामने रखेगी। उसके अलावा क्योंकि उत्तराखंड को रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम होता है, तो ऐसे में केंद्र से ज्यादा मदद की दरकार होती है। तो ऐसे में केंद्र से ज्यादा मदद की दरकार भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। ऐसी तमाम योजनाओं का जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे जो इस समय केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड के अंदर चल रही हैं और उनकी क्या अब तक प्रगति हो गई है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस मीटिंग में सरकार तक ये बात पहुंचे कि आखिर राज्य सरकारों की तरफ से क्या योजनाएं तैयार की गई हैं या फिर क्या कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें पवन, तो सबसे ज्यादा चारधाम यात्रा को लेकर ही उत्तराखंड की आर्थिक व्यवस्था जो है, आर्थिक चीजें पटरी पर बनी रहती है। क्या ये भी एक मुख्य मुद्दा होगा? और यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस बारे में सोच रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, इसको भी रखा जा सकता है? देखिए, जाहिर तौर पर पर्यटन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड का, चाहे वो धार्मिक पर्यटन की बात हो या टूरिज्म जो डेस्टिनेशंस हैं, चाहे औली में जो लगातार जो गेम्स होते हैं उनकी बात हो, और बहुत सारे जो तमाम जगह हैं उत्तराखंड में घूमने के लिए। तो टूरिज्म जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में सरकार चाहती है कि लगातार, चाहे वो रोडों के विकास की बात हो या ट्रेन की कनेक्टिविटी की बात हो, हाल ही में एक वंदे भारत जो ट्रेन है उसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, तो कनेक्टिविटी लगातार बढ़े, रोडों की हालत सुधरे और गांव के अंदर तक विकास पहुंचे, उसके लिए
केंद्र के सहयोग की बहुत ज्यादा अपेक्षा उत्तराखंड सरकार रखती है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन जो है वो बहुत लिमिटेड है उत्तराखंड के पास अपना जो है, इसलिए केंद्र की ज्यादा मदद चाहिए। तो इन सब विषयों को लेकर मुख्यमंत्री खुद नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री के सामने अपना विषय रखने वाले हैं और उनको उम्मीद है कि केंद्र सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा अपनी मदद और सहयोग जो है उत्तराखंड सरकार को प्रदान करेगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पवन। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 जिला आबकारी अधिकारियों पर एक्शन है। दुकानें नहीं उठाने पर सचिव आबकारी ने एक्शन लिया है। उत्तरकाशी के डीआईओ दुर्गेश्वर त्रिपाठी सस्पेंड कर दिए गए हैं। चमोली के डीआईओ राजेंद्र लाल भी सस्पेंड किए गए हैं। अल्मोड़ा के डीआईओ रमेश बंगवाल को हटाया गया है। हेड ऑफिस से अटैच किया गया है। सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने यह कार्रवाई की है। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपांकर, कुछ एक्शंस लिए गए हैं और आबकारी अधिकारियों पर ये एक्शन हुए हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है और किस मामले के बाद ये एक्शन लिया गया, ये भी समझना चाहेंगे। बिल्कुल, 1 अप्रैल से उत्तराखंड में शराब की दुकानों का टेंडर हुआ था, जिसमें लगभग 627 दुकानें देसी और विदेशी शराब की उत्तराखंड में हैं। लगभग 100 से 125 दुकानें अभी भी ऐसी हैं जिनका टेंडर नहीं हो पाया है और एक्साइज डिपार्टमेंट एक बड़ा इनकम का सोर्स है उत्तराखंड में। तो ऐसे में इस बात को लेकर यह एक्शन हुआ है कि लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी इन डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी दुकानें नहीं उठ पाई और इससे लगभग 500 करोड़ का नुकसान हर महीने गवर्नमेंट को हो रहा है। तो इसको देखते हुए एक्शन यहाँ पर लिया गया है और अब सचिव आबकारी ने 2 आबकारी अधिकारियों को सस्पेंड किया है यहाँ पर, उत्तरकाशी और चमोली के, जबकि अल्मोड़ा के जो डीईओ हैं रमेश बंगवाल, उनको ऑफिस अटैच किया गया। तब 3 जिलों में कौन नए आबकारी अधिकारी जाएंगे ये देखना होगा और क्या ये दुकानें आगे उठ पाएंगी, इसको लेकर भी अभी सवाल है। बिल्कुल दीपांकर, इतनी भारी मात्रा में जिस तरीके से हमें धांधली देखने को मिलती है, जिस तरीके से घोटाले देखने को मिलते हैं, ये वाकई में कड़वा सच है कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर ये चीजें नहीं बनती। लेकिन अब जब इनकी जिम्मेदारी को आगे बढ़ा दिया गया है, अब जब एक्शन लिया गया है तमाम अधिकारियों पर, इसके बाद क्या संदेश जाएगा पूरे प्रदेश में? बिल्कुल, क्योंकि आबकारी सचिव की तरफ से साफ आदेश सभी जिलों में डीईओ को है कि कहीं पर भी शराब की तस्करी नहीं होनी चाहिए। किसी शराब की दुकान को इसलिए न उठाया गया हो कि दूसरी दुकान को उसका प्रॉफिट मिल रहा हो, ऐसा अगर कहीं पर देखने को आता है तो उस पर एक्शन होगा। और अल्मोड़ा, चमोली और उत्तरकाशी में जिस तरह हमें एक्शन देखने को मिला है, तो साफ है कहीं ना कहीं तीनों जिला आबकारी अधिकारियों की बड़ी लापरवाही रही। और फिर वही बात आती है कि एक्साइज डिपार्टमेंट एक बड़ा सोर्स है इनकम का, और वहां पर अगर इस तरह की लापरवाही बरती जाएगी तो सरकार के लिए पैसे का बड़ा नुकसान होता है और इसी नुकसान को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अब आगे इसमें चीजें दुरुस्त होंगी। बहुत शुक्रिया दीपांकर जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन शादाब शम्स का उत्तराखंड में मजारों को हटाने पर बयान आया है। शम्स ने कहा कि कोई ऐसी मजार नहीं हटाई जा रही है जो लीगल और ऐतिहासिक है। अवैध मजारें हटाने पर उन्हीं को तकलीफ हो रही है जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं। कहीं वक्त की संपत्तियों को छेड़ा नहीं जा रहा। जो लीगल मजार्स हैं, जो पुराने ऐतिहासिक अपना एक वजूद रखती हैं, उन्हें कोई छेड़खानी उनके साथ नहीं हो रही। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए उनको तकलीफ होनी स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री ईमानदारी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ईमानदारी को, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम भगवान श्री राम के मानने वाले हैं, तो राम राज्य की स्थापना ऐसे होती है कि किसी का दिल दुखे ना, किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको न्याय मिले, और जो गलत हो उसको, जो मेरे मुख्यमंत्री ने कहा है कि गलत को हम छोड़ेंगे नहीं और सही को हम छेड़ेंगे नहीं। शुक्रिया। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। 3500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जाहिर की जा रही है। तो बर्फबारी भी हो सकती है। देहरादून में, चमोली में, इन जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का मिजाज बदलेगा। के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में पारा 5 से 6 डिग्री तक गिर चुका है। खास तौर पर देहरादून की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर में
5 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 30 तारीख के बाद उत्तराखंड में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन अगले 24 घंटे में कई जिलों में बारिश और ऊपरी इलाकों में, जो कि 3500 मीटर से ऊपर के इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये वो इलाके हैं जहां पर अगले 24 घंटे के लिए मौसम खराब रह सकता है। यहां पर चारधाम रूटों में खास तौर पर मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि बारिश देखने को मिल सकती है और यात्रा रूट पर बोल्डर गिरने की वजह से यात्रा मार्ग बाधित भी हो सकते हैं। इसलिए इस दौरान सतर्कता बरतें और ट्रैवल करने से बचें। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। केदारनाथ धाम में एक यात्री के रास्ता भटकने की वजह से ग्लेशियर की तरफ पहुंच गया था। ठंड में फंसने की वजह से यात्री की तबीयत भी खराब होने लगी थी, लेकिन समय रहते स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एसडीआरएफ को भटके हुए यात्री की सूचना मिल गई और टीम मौके पर पहुंच गई। एसडीआरएफ के जवानों ने बर्फ के ग्लेशियर से यात्री को सकुशल बाहर निकाल लिया है। हालांकि उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं बर्फ से निकालते वक्त। उस वक्त ये तस्वीर इस यात्री को जो कि रास्ता भटक गया और ग्लेशियर्स के बीच पहुंच गया। एसडीआरएफ की मदद से इस यात्री को बाहर निकाला गया और उसे नीचे की ओर लाया जा रहा है। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक वीएचपी की 7वीं मातृशक्ति परिषद की बैठक अब समाप्त हो गई है। लव जिहाद, धर्मांतरण, समलैंगिक विवाह, लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई है। अब 3 बजे युवा साधु संत चर्चा करेंगे। कनखल के श्री कृष्ण निवास आश्रम में यह बैठक चली और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। वीएचपी की इस बैठक में धर्मांतरण का मुद्दा भी बेहद खास रहा है और ऐसे में हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक को कई मायने में खास समझा जा रहा है। लव जिहाद, धर्मांतरण पर चर्चा हुई है। साधु संतों ने इस पर चर्चा की और एक बार फिर से अलग से साधु संतों की चर्चा होगी। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस बैठक का आयोजन किया गया। कनखल में ये बैठक हो रही है वीएचपी की। पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, इस बैठक के मुख्य एजेंडे क्या थे और इस बैठक में साधु संतों को क्या रुख रहा है? देखिए, हरिद्वार के कनखल स्थित एक आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की 3 दिनों से बैठक चल रही है। 2 दिन तक जो है केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई है और आज तीसरे दिन जो है महिला साधियों की और युवा साधु संतों का जो है एक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें महिला साधियों का जो पहला सम्मेलन था वो समाप्त हो चुका है। जो एजेंडे है, जो विषय है, वो शुरू से वो ही रहे हैं। 3 दिन से जो चर्चा चल रही है उसमें प्रमुख रूप से जो विषय निकल कर आए हैं उसमें लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिक विवाह और धर्मांतरण, लव जिहाद जिस तरह के जो मामले हैं वही उसमें निकल कर आ रहे हैं। और जो सभी साधु संत हैं, विश्व हिंदू परिषद के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सब उसमें एक मत होकर ये कह रहे हैं कि समाज में, भारतीय समाज में इस तरह की जो नई रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है। और इसीलिए जो महिला साध्वियां हैं और जो युवा साधु संत हैं, क्योंकि युवा सीधे तौर पर युवा साधु संतों से भी जुड़े होते हैं और उनको कहीं ना कहीं वो एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं, तो इसलिए जो युवा साधु संत है उनका कहना है कि हम युवाओं को उसके लिए जागरूक करेंगे ताकि वो अपने जीवन के संबंध में इस तरह के गलत निर्णय ना लें। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पुलकित। सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद अब स्टूडेंट्स ने 11 क्लास में एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। एडमिशन प्रोसेस की खास बात तो ये है कि 90% से ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स भी आर्ट्स स्ट्रीम में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वजह टटोलती हमारी ये रिपोर्ट। आईसीएसई, सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड ने अपने बोर्ड रिजल्ट जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब जब 11वीं में एडमिशन का दौर शुरू हुआ है तो 90% से ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स भी कला वर्ग में जाने में दिलचस्पी रख रहे हैं। देहरादून के बड़े स्कूलों में तो तस्वीर ये दिख रही है कि आर्ट्स स्ट्रीम में 2 से 3 सेक्शन सिर्फ कला वर्ग के चल रहे हैं। देहरादून की मान्या कंबोज ने इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 94% हासिल किए हैं और उन्होंने साइंस से बेहतर ह्यूमैनिटीज को चुना है। यही हाल 90% लाने वाले अद्विक का भी है।
जो फ्यूचर के लिए करियर ऑप्शन खुला रखना चाहते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है एसएससी में, एंड जो अभी हम लोग करंटली सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इन्होंने हमेशा से मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया है। तो मुझे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट बहुत पसंद है। जैसे मेरे सबसे ज़्यादा 10th में मार्क्स भी सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा आए थे, तो इसलिए मैं ये चाह रहा था कि जो चीज़ में मुझे मज़ा आता है, जैसे सोशल साइंस में मुझे मज़ा आता था और मैं ह्यूमैनिटीज़ एज अ सब्जेक्ट इंजॉय करता हूँ। जबकि एजुकेशन फील्ड से जुड़े लोगों का मानना है कि साइंस स्ट्रीम में कंपटीशन, पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है और हर पेरेंट्स के बजट में नहीं कि वो इन कोर्सेज की फीस दे सकें। अब स्टूडेंट मार्क्स से ज्यादा करियर ऑप्शन पर फोकस कर रहे हैं। शिक्षा सचिव का कहना है कि रिसर्च से लेकर यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए खुलते हैं, ये भी एक बड़ी वजह देखी जा रही है। अब जो बच्चे समझने लगे हैं कि साइंस में स्टेग्नेशन आ चुका है, उसमें सैचुरेशन आ चुका है। आज की तारीख में जो बच्चे साइंस की तरफ से जेईई में जाते थे या नीट में जाते थे, नीट बहुत मुश्किल हो गया है और इंजीनियरिंग करने के बाद स्कोप नहीं बचे हैं। ये देखा गया है कि ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स से बच्चे रिसर्च में भी जाते हैं, टीचिंग में बहुत सारे बच्चे बाद में आना पसंद करते हैं और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज से भी आज की तारीख में कई सारे जो स्कोप है बच्चों के लिए, कई सारे एवेन्यूज और अपॉर्चुनिटीज हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर की महंगी फीस की वजह हो या स्टूडेंट का करियर को लेकर नजरिया, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ अब ट्रेंड भी बदल रहा है और अपने भविष्य को लेकर स्टूडेंट्स कई ऑप्शन साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ के चढ़नाक इलाके में 3 गुलदार एक साथ कैमरे में कैद हुए हैं। ये तीनों गुलदार रोड के बीचों बीच आराम फरमा रहे हैं। गुलदारों को मोबाइल कैमरे में कार सवार ने कैद कर लिया। तीनों गुलदारों के करीब जब कार पहुंची तो किसी को कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आया। एक साथ 3 गुलदार दिखने के बाद इलाके में गुलदारों की संख्या बढ़ने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। चारधाम यात्रा अपने पीक पर है। ऐसे में यात्रा रूटों पर बसों की डिमांड भी तेजी से बढ़ती जा रही है। यात्रा के बढ़ते दबाव को देखते हुए GMOU की ओर से अपने ज्यादातर बसों को यात्रा रूटों पर भेजा गया है। लगभग 350 से ज्यादा बसें यात्रा रूटों पर भेज दी गई हैं। पहाड़ के दूसरे रूटों से भी बसों को हटाकर फिलहाल यात्रा रूटों पर लगा दिया गया है, जबकि पहाड़ के रूटों पर विकल्प के तौर पर टैक्सियों की व्यवस्था की जा रही है। ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ धाम तक करीब हाईवे लगभग सभी जगहों पर सड़क ठीक हो चुकी हैं, लेकिन जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी पुल तक अभी भी सड़क चौड़ीकरण होने की वजह से हर दिन जाम लगा रहता है, जिससे घंटों तक तीर्थयात्री जाम में फंसे हैं। हालांकि जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी पुल तक सड़क चौड़ीकरण के लिए टेंडर हो चुके हैं। निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिससे तीर्थयात्रियों को जाम में फंसना पड़ रहा है। गंगोत्री धाम में बारिश से नुकसान हुए मुख्य रास्ते को बनवाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। डीएम उत्तरकाशी इस कार्य पर नजर बनाए हुए हैं। गंगोत्री धाम के दौरे पर गए जिलाधिकारी ने इस रास्ते पर हो रहे कार्य का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि इस रास्ते की मुख्य दीवार टूटने से दुकानों और मंदिर के रास्ते और सीवर लाइन पर